हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका, जो एग्ज़ाम ये 2022 में हुआ था। ठीक है, 2021 का पेपर था ये, लेकिन 23 जनवरी 2022 में ये पेपर हुआ था और ये द्वितीय पाली का है, यानी कि जो आपका जूनियर लेवल का पेपर होता है 6 to 8, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। और कल हमने जो आपका ये प्राइमरी लेवल का पेपर होता है, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये सीडीपी, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज अगर इस क्लास को आपने नहीं देखा है, ये जो प्राइमरी लेवल का जो क्वेश्चन पेपर है इसका सीडीपी हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, इसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आज भी हम लोग इसमें पहले सीडीपी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। तो 6 to 8 का जो पेपर होता है वो किस तरीके से आता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहती है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बताता है, जो कि आप इस क्वेश्चन पेपर से समझने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके की है एंड किस तरीके की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले सीडीपी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। डिफरेंट मूल प्रवृत्ति जो होती है, इससे एक या दो क्वेश्चन, 30 में से मान के चलिए 2 क्वेश्चंस मूल प्रवृत्ति और संवेग से रिलेटेड पूछ ही लेता है। जैसा कि कल मैंने आपको समझाया भी था कि हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ कैसे एक संवेग जुड़ा होता है ना, जो कॉम्बैट वाला क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वह सभी प्राणियों में और जन्मजात तथा प्राकृतिक, यानी हर एक प्राणी में मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे भूख लगना क्या है, ये संवेग है। इसके साथ जैसे भोजन की तलाश, ये मूल प्रवृत्ति है। तो भोजन की तलाश हर प्राणी करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका संवेग भूख है, जिसके कारण वो करता है। तो ये तो जन्मजात है, प्राकृतिक है, सभी में ये ऐसा होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो निम्न में शामिल है। किस में शामिल है? तो ये जो है वह अनुच्छेद 21 में शामिल है। किस में शामिल है? अनुच्छेद 21 में। आपको बताते चले कि ये जो शिक्षा का अधिकार है, इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, और इसे जो है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो कि ये घोषणा करता है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्रैस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो जो क्रैस्मर है, इन्होंने सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय, ये सभी प्रकार बताए हैं व्यक्ति के। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें 4th वन रहेगा, इनमें से सभी इसका राइट वन ओवर हियर। TET, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। ठीक है, टेट का जो टेट जो है, इसका उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना, यानी कि टेट का एग्जाम क्यों करवाया जाता है, क्या मापना चाहता है ना आयोग? तो वो क्या मापना चाहता है? वो आपके एप्टीट्यूड को मापना चाहता है, आपकी अभिक्षमता को मापना चाहता है। बुद्धि तो आपकी नप चुकी, जो आप पीछे एग्जाम दे के आए हैं, आप बीएड करके आए हैं, डीएलएड करके आए हैं, ठीक है, वो तो आपकी पहले ही मापी जा चुकी। अभिवृत्ति, मूल, ये सब पहले क्लियर हो गए। अभी आपकी एप्टीट्यूड को मापना है। ओके, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? जो संगणन का सिद्धांत है यह स्मृति, यानी कि मेमोरी को एक्सप्लेन करता है, मेमोरी की व्याख्या करता है। नेक्स्ट वन इज, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो पिछड़े बालकों के लिए जो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा है वो किसने दी है? सिरिल बर्ट ने दी है। डिफरेंट किसने दी है? सिरिल बर्ट ने दी है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? देखिए, जो एक उत्तम परीक्षण होता है, जो एक अच्छा टेस्ट होता है, जो गुड टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है, उसमें वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है। लेकिन अलग कौन है? अभिक्षमता। यहाँ पे एप्टीट्यूड जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि जो एक गुड टेस्ट होता है उसके अंदर वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, ये सभी विशेषताएं हैं उत्तम परीक्षण की। अलग कौन हो जाएगा? एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? द्वितत्व का सिद्धांत, ये तो बुद्धि का सिद्धांत है, किसने दिया है? जो द्वितत्व का सिद्धांत है ये किसने दिया है? ये स्पीयरमैन ने दिया है। ये स्पीयरमैन
मैन ने दिया है। जो एक तत्व का सिद्धांत है वो किसने दिया है? एक तत्व का सिद्धांत एल्फ्रेड बिने ने दिया है। ओके, बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि जो है वो इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे या जो थ्योरी पढ़ाएंगे उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। पियाजे के अनुसार, अभी तो इस क्वेश्चन पेपर को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख पाएं, क्वेश्चंस को देख पाएं। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। ओके, यही वो चारों स्टेजेस हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि औपचारिक संक्रिया जैसे द्वितीय अवस्था कौन सी है, सेकंड पूछ रहा है, तो सेकंड आपकी कौन सी हो जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम इसको समय की बात करें तो औपचारिक संक्रिया अवस्था ये चौथी अवस्था होती है जो कि 11 से लेकर के वयस्कावस्था तक चलती है। ओके, जो संवेदनात्मक गामक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, ये पहली अवस्था होती है जिसका समय 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये दूसरी होती है, इसका समय 2 से 7 वर्ष तक का होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका समय 7 से 11 या फिर 12 वर्ष की ये स्टेज होती है। तो देखिए, ये आपकी पहली स्टेज हो गई और ये आपकी दूसरी स्टेज हो गई, ये तीसरी स्टेज हो गई, ये चौथी स्टेज हो गई। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन विधि, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? जो एल्बर्ट बंडूरा हैं वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट बंडूरा ने। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम में, लर्निंग में जो पठार बनता है वो किसके कारण? थकान के कारण, फैटिक के कारण बनता है, क्योंकि जब आपकी थकान आ जाती है तो आपका जो लर्निंग है वो भी, उसमें भी बाधा आती है, वो भी स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन कहता है दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दर्पण चित्र परीक्षण जो है वह अधिगम की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो है वह व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वह कारक जैसे वातावरण, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो आपके एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उसी तरीके से आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम, आपके पेरेंट्स से आपको जो जीन्स मिलते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, खेल व्यायाम का हमारे फिजिकल डेवलपमेंट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इनका सभी का हमारे शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है? अगर IQ लेवल जो है कि मापना हो तो उसके लिए सबसे सही और सटीक जो सूत्र है वह मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगर हमें किसी का IQ लेवल निकालना है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं MA बटे CA गुणे 100। क्वेश्चन कहता है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है? ये हैं भाई जॉन डीवी, जिन्होंने विचारात्मक चिंतन की चर्चा की है। क्वेश्चन कहता है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। सीखी गई बात को धारण करना यानी कि जो आपने सीखा उसको याद रख पाना या फिर उसको फिर से रिकॉल करना, स्मरण करने में अगर आप असफल हो रहे हैं इसका मतलब आप भूल रहे हैं, फॉरगेटिंग है, विस्मरण हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? जैसा कि सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें हम इसको सेट कर देंगे। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँ, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु यानी कि मोहन जो है वो 5 वर्ष का है तो उसकी वास्तविक आयु क्या हो जाएगी? मोहन की जो वास्तविक आयु है वो 5 वर्ष हो गई। ठीक है, उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है, मानसिक आयु कितनी हो गई? मानसिक आयु उसकी 8 वर्ष हो गई। अब हम सूत्र लगा देंगे, कौन सा सूत्र? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। देखिए सूत्र लगाएंगे हम, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 MA बटे
CA गुणे 100 का सूत्र लगा देंगे। मानसिक आयु उसकी बताई गई है 8 वर्ष, तो 8 ऊपर रहेगा। वास्तविक आयु 5 वर्ष है, गुणे इसको हम 100 कर देंगे, 5 2 10, ठीक है, 0 आ जाएगा तो 20 और 8 की गुणा कर देंगे 160 आ जाएगा। इस तरीके से IQ लेवल चेक कर लिया जाता है। बुद्धि लब्धि इसी तरीके से निकाल ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 160 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। कौन सा IQ लेवल है जो मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण करने के योग्य जो IQ लेवल है वह आपका 35 से 50 या फिर 36 से 49 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट जो है उसका प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। पर्सनैलिटी मापन के लिए। किसके लिए। पर्सनैलिटी मापन के लिए किया जाता है। यह विस्मृति का कारण नहीं है। अगर देखिए स्मरण करने की इच्छा, अगर आपकी इच्छा है, याद करने की इच्छा है तो आप भूलेंगे नहीं। अगर सीखने में कमी रह गई है, कोई मानसिक द्वंद्व है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या सीखने की दोषपूर्ण विधियां हैं तो जाहिर सी बात है आप विस्मृत यानी कि भूल जाएंगे, फॉरगेट हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर याद करने की इच्छा है तो आप उसको भूलेंगे नहीं। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। क्या कहलाता है। उसे सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं। स्टैटिक्स कहते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इज निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। देखिए 16PF TAT ड्रा ए मैन परीक्षण ये तीनों ही एक जैसे हैं, बट रायवन का परीक्षण जो है ये इन तीनों से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है इनको अलग अलग करके समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन कहता है 7 8 9 10 11 12 का मध्यांक क्या होगा। जब इसका मध्यांक निकालेंगे तो लगभग 9.5 निकलेगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आप सभी को पता है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कोहलर ने किया था, जिसने बंदर यानी कि वनमानुष पर सुल्तान पर प्रयोग किया था। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। हर एक मूल प्रवृत्ति से मैंने कहा था 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं मूल प्रवृत्ति और संवेग को लेकर के। तो मूल प्रवृत्ति से संबंध किसका होता है। संवेग का। हर एक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है और मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे कहना चाहेंगे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लास कैसी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ हो सके शेयर कीजिएगा। इनके और भी जो सब्जेक्ट हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे जो इसका हिंदी है या इसमें इंग्लिश के बाद और क्या, इंग्लिश के बाद और बाकी जो सब्जेक्ट है इसका जो भी है आगे, ठीक है, मैथ्स है या सामाजिक अध्ययन है, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है।